दोस्तों नमस्कार, निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे दिसंबर का महीना बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी गर्मी और बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ समाज सेवक अजीत खोसला जी मौजूद हैं। इनसे हम दिल्ली के चुनाव के ऊपर और समाज सेवक के ऊपर बात करेंगे कि उन्हें समाज के काफी कार्य करते रहते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन अभी होने वाले, अगले महीने विधानसभा के इलेक्शन जो होने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अजीत जी बहुत बहुत थैंक यू आपका मौका देने के लिए। अच्छा अजीत जी, अभी हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, डेली एक नया ऐलान कर रहे हैं। पहले उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 वादे करे और ऐसे वादे करे, मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए दिए जाएंगे, 2,500 हजार रुपए उनकी यूनिफॉर्म के लिए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करेंगे और बच्चों की पढ़ाई चाहे निजी में हो चाहे कहीं पर भी हो, बिल्कुल फ्री हो जाएगी। उसके बाद अब वो 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। जगह जगह स्टॉल लगा रहे हैं, पूरे उनके कार्यकर्ता हमने देखा कि सड़कों पर है। और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को निजी अस्पताल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, बिल्कुल फ्री इलाज दिया जाएगा, कोई भी बीमारी। और उधर हमने देखा कि परवेश वर्मा, कल की रिपोर्ट है कि वो महिलाओं को बुला बुला के 1100 रुपए बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस न्याय यात्रा के थ्रू अपना खोया हुआ वर्चस्व पाने के लिए मेहनत कर रही है। तो आप इस पे बताइए कुछ। देखिए, केजरीवाल जी पिछले 11 साल हो गए, 10 तो पूरे हो गए, 1 साल पहले भी रहे बीच में। तो ये 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं वादे पूरे करे? जो ये चरमराती हुई हमारा हेल्थ सिस्टम है दिल्ली का, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बहुत हॉस्पिटल्स में लगा जाना होता है, तो मैंने अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में दयनीय स्थिति है। ऐसे लोग, भीड़ है, डॉक्टर्स इतने नहीं है। आप मतलब पिछले 10 सालों में आप ये सब चीज़ें पहले प्रोवाइड कर देते। अगर आप प्रोवाइड करते तो आपको ये वादे करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज़, संजीवनी में आप 60 साल से ऊपर का इलाज कर रहे हैं। 60 साल से नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद बड़ी बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां। आजकल कैंसर तो ऐसा हो गया कि घर घर में ही है। आप जाओ किसी हॉस्पिटल्स में, कहीं पर आप देखोगे कि कैंसर के पेशेंट्स, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट उसको लेकर क्या कर रही है? साफ पानी आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, पैसा बांट लो, जो मर्जी कर लो। काम के नाम पर कुछ हुआ नहीं है दिल्ली में पिछले 10 सालों में, सिर्फ भीड़ बढ़ गई है। और इतनी भीड़ हो गई है दिल्ली में, आज आप देखो तो 3 करोड़ आबादी है, 25 किलोमीटर की दिल्ली है। मतलब एवरेज एक 15 लाख आदमी दिल्ली के 1 किलोमीटर में रह रहा है। तो क्या सुविधाएं हैं उनके लिए? या आपने ऐसा क्या कर दिया? क्या ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड, क्योंकि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी, आपने बिजनेस स्केल अप नहीं करा, तो अब आपको फ्री में बांटना पड़ रहा है। और तो कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आता। प्रवेश वर्मा हो या हाँ, शीला दीक्षित जी ने जरूर दिल्ली में काम करा था। वो एक, आज आप दिल्ली वालों को भी रियलाइज़ होता होगा, जो पूरा आप आउटर रिंग रोड देखो, फ्लाईओवर्स बन गए, ब्रिजेस बन गए। इतना काम तो शीला दीक्षित जी करी गई थी कि इनको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्जिस्टिंग जो उस टाइम वो छोड़ कर गई थी, अगर ये उसी को मेंटेन कर लेते तो आज बहुत बेटर रहते दिल्ली। बीजेपी, मेरे को लगता है बीजेपी का इतना दिल्ली में उनका एक 34-35% का वोट बैंक है, जो मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर्स वगैरह में। मगर बीजेपी एज अ पार्टी दिल्ली के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि उनका ना उद्देश्य सेवा नहीं है। हमारे यहाँ 20 साल पहाड़गंज में हो गए काउंसलर्स को, हर काउंसलर पैसा कमा कर गया है। तो पहाड़गंज के हालात तो कोई ऐसे बेटर करे नहीं उन्होंने। और ना ही दिल्ली में, अगर आप देखोगे निगम में ये 15 साल रहे हैं, निगम में क्या धांधलियाँ इन्होंने नहीं करी। आज ये एलजी के थ्रू काम ही नहीं करने देते सरकारों को। अगर सरकार बाय चांस केजरीवाल जी या कांग्रेस बना भी जाए, कभी जिंदगी कांग्रेस का तो वैसे कोशिश रहेगी, मगर अगर बना भी जाए तो ये एलजी के थ्रू काम ही नहीं करने देंगे। जो सरकार बनती है, चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे रहते हैं। एलजी के थ्रू परेशान करेंगे, गवर्नर के थ्रू परेशान करेंगे, जांच एजेंसियों के थ्रू परेशान करेंगे। एक तो केजरीवाल जी की इंटेंशन नहीं होती काम करने की, दूसरा बीजेपी करने नहीं देती। तो दिल्ली का जो बेड़ा गर्क दोनों ने मिलकर कर रखा है, वो देखने वाली चीज़ है। करोल बाग विधानसभा में हम हैं, उसमें पहाड़गंज के हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि नालियाँ बह रही हैं। क्योंकि आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। यहाँ के जो एमएलए साहब हैं विशेष रवि जी, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया। और यहाँ पर कॉरपोरेटर भाजपा के हैं, यहाँ के बाउंसी स्वराज जी यहाँ की एमपी फिलहाल अभी नियुक्त हुई। उनको तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि फिलहाल अभी भी आप इस पर बताइए कि जो एक गलियों में
जगह जगह नालियां बह रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो नहीं हुआ, हमने देखने को मिला। देखिए, मैंने आपको बताया ना, चरमराती हुई हमारी व्यवस्थाएं हैं सारी। हमारे जो सीवर लाइंस डली हुई हैं वो कितनी आबादी को हैंडल करने के लिए डली हुई है। ये 20 साल पहले सीवर लाइन डली थी, आए 20 साल बाद आप देखो तो पहाड़गंज में होटल्स कितने हुए। हर होटल में जहाँ एक जगह घर होते थे, घर में आप 50-20 आदमी रहते होगे, आज 20 कमरे हो गए। 20 कमरे मतलब आप 20 वॉशरूम्स हैं, सब कुछ है। तो अर्थ जो आपकी ये व्यवस्था है, ये इसको तो सुधारना क्या, इसको तो अपग्रेड करना है आपको। मगर इंटेंशन आपकी है ही नहीं। अगर आपकी नीयत साफ होती ना इस चीज़ को लेकर, तो इतनी बुरी हालत नहीं होती और इतने वादे नहीं करने पड़ते। काम किया होता है तो आराम से घर बैठते, वैसे ही जीते पड़े। इतने वादे करने की जरूरत नहीं थी, मगर अब काम करा नहीं है। पूरा टाइम प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने लग गए थे। ये होता है कि मैंने देखा है कि जिंदगी में अगर आदमी बहुत आगे की सोच लेता ना, तो धरातल पर वो अपनी जमीन खो जाता है। तो इसलिए आगे की मत सोचो, जमीन पर लोगों के लिए काम करो। लोगों के लिए आपने काम करा नहीं और वादे कर रहे हो। जो करोल बाग है, आप देखो पूरा करोल बाग ग्राउंड वाटर लेवल का क्या हाल है। पहाड़गंज में जो आपका ग्राउंड वाटर है वो आज 200 फुट से नीचे पर। जो उसका होटल वाले सबमर्सिबल लगा, ये लगा, वो लगा, आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। करना क्या है, गलियों के अंदर होटल खुले पड़े हैं। कल को कुछ हो गया, अंदर तक फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। ये सिस्टम है पहाड़गंज का, दयनीय हालत है। और इसके लिए मैं दोनों को ब्लेम करूंगा, क्योंकि पिछले 15 साल से आप लगाओ तो काउंसलर बीजेपी के 20 साल से इधर है, विधायक 10 साल से विशेष रवि जी हैं। विशेष रवि जी, हाँ एक चीज़ है, विशेष रवि जी को जब भी काम बोलो तो काम हो जाता है। मगर हमारे अपने काम तो होते नहीं, पब्लिक के काम है। तो पब्लिक का जब भी कोई काम बोलते हैं तो काम कर दिया जाता है। बाकी पेंशन दे, पब्लिक के क्या काम है, पेंशन, अस्पताल। मगर पब्लिक को जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका कोई भी अंदाज, हमारी पब्लिक को भी नहीं अंदाजा कि बुनियादी सुविधाएं होती क्या है, लाइफ अच्छी कैसे जी जाती है। फ्री बीज के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। शीला दीक्षित जी के टाइम में हमने देखा कि वो सब्सिडी मिलती थी पहले भी बिजली पर। अब 2011 के बाद से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद पूरे देश भर में, अभी हमने देखा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल डबल सीटें मिली और बिल्कुल हावी थे वो। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र आसानी से इंडिया गठबंधन जीत जाएगी विधानसभा के अंदर। लेकिन लाडकी बहना योजना ने पूरा चुनाव पलट दिया। यही हमने झारखंड में देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन सरकार गिरती नजर आ रही है भ्रष्टाचार के अंदर, तो शायद हार जाए और बीजेपी बाजी मार लेगी। लेकिन मैया समान योजना के तहत उन्होंने करा, सारा का सारा चुनाव उनके ऊपर आ गया। यही अरविंद केजरीवाल यहाँ करना चाह रहे हैं। उन्होंने 1000 रुपए पहले महिलाओं को बोला कि इलेक्शन से पहले हम देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद हम आपको 2100 देंगे। इस पे क्या कहना है आपका? फ्री बीज पे आप बताइए। देखिए, फ्री बीज ना नेताओं को इसलिए देनी पड़ रही है, पब्लिक को, और देश के लिए कितनी सही है? पब्लिक को इसलिए आपको फ्री बीज देनी पड़ रही है कि आपने इनके रोजगार का कोई भी अवसर प्रदान नहीं करा हुआ। आप एक बात बताओ, अगर आपके पास काम धंधा है, आप अपना कमा खा रहे हो, आप क्यों किसी से 1000-1500 रुपये, सरकार भी किस बात के दे देगी जब आप अपना कमा खा रहे हो। मुसीबत क्या है कि सरकारें इतनी गैर जिम्मेवार हो गई, वो पब्लिक की तरफ देख ही नहीं रही। पब्लिक को ऐसे सोच रहे हैं कि इनको 1000-1500 देंगे, ये तो वोट दे ही आएंगे। और इसके लिए भारत की जनता भी जिम्मेवार है, जिन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि हमें 1000-1500 कहीं से मिल जाए तो हम अपना काम करने की जरूरत नहीं। अरे मैं कहता हूँ, लोगों को रोजगार दो, अच्छी बुनियादी सुविधाएं दो, अच्छी एजुकेशन दो। एक एजुकेशन ऐसी है, अगर हिंदुस्तान में आप देखो तो गधे प्रोड्यूस कर रहे हो। सिर्फ सारा टारगेट जो हो गया पढ़ाई करके पास होने का हो गया, ये हम पास हो जाए। अरे पास होना नहीं है, को प्रैक्टिकल उनको ट्रेनिंग दो, उनको इस लायक बनाओ कि वो खुद अपने 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा सके। आज की डेट में 50 हज़ार रुपये में दिल्ली शहर में घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। ये दिल्ली के हालात बता रहा हूँ मैं आपको सच में। तो आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो इनको रोजगार, कैसे लोगों को काम धंधे मिले, कैसे छोटे व्यापारी जो खत्म हो चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि बड़ी कंपनीज आ गई हैं हर फील्ड में, तो उन्होंने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। इसको लेकर आपकी नीति क्या है? कुछ ही नहीं। मैं 2000 दे दूंगा, मैं 1000 दे दूंगा, पब्लिक भिखारी हैं, आप राजा हो, ऐसे आप ट्रीट कर रहे हो सबको। बात फ्री बीज की नहीं, बात है उनको आपने काम दिया, उनके लिए आपने ऐसा माहौल पैदा करा कि जिस माहौल में पब्लिक अपना पैसा खुद कमाए, खुद खर्चे। ज़रूरत पैसे की पड़ेगी तो आप फंड्स बनाओ, ऐसे फंड्स बनाओ जहाँ पर जिसके पास जैसे कोई बीमारी है, किसी का बच्चा पढ़ना है, उसको वहाँ से हेल्प मिल जाए।
ऐसा थोड़ी है बांटते चले जाओगे, कितना बांटोगे? बांटते बांटते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो उसको भरना भी तो है दोबारा। भरने का आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास, कैसे भरोगे? दुनिया भर का आपने टैक्स भी लगा दिया देश में। तो ये सब तो बातें दुख वाली नहीं है कि ये बांट दे, ये छोटे सोल्यूशन है कि आज आपके अगर 2100 आ गए, क्या करोगे आप? 2100 से कोई घर का राशन डल रहा है? क्या डाल लोगे 2100 रुपये से? आजकल दवाइयाँ लेने जाओ, कल ही मुझे कोई आदमी बता रहा था, एक शख्स थे, उनकी 900 रुपये की दवाई आती थी आज से 8 साल पहले, आज वो दवाई 4,500-5 हज़ार से ऊपर हो गई है। 10,000 उनको पेंशन आती है पोस्ट ऑफिस से। वो कह रहे मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, सिंगल आदमी हूँ, गाड़ी थी, कभी ड्राइवर रखा हुआ था, आज ना गाड़ी है ना ड्राइवर। मैं अंकल क्या करा? कह रहे भैया हालात ही नहीं है तो बेच दिया। सिंगल आदमी 10,000 रुपये में 5,000 की दवाई खरीद के कैसे जी रहा बताओ आप मेरे? तो ये चीज़ें अब 2100 दो या 3100 दो, कोई फ़ायदा नहीं है। बुनियाद ठीक करो ना, जहाँ पर लोगों को काम मिल जाए, वो आपके 2100 की तरफ ना देखे। उनको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, जब आपने शराब बांटी एक पे एक फ्री, आपको तो उसका ही श्राप लगना चाहिए जो आपने इतना लोगों को दुखी करा है, लोगों को शराबी बनाया आपने। घोटाला है नहीं है, पर आपने लोगों को शराबी बनाकर रख दिया, आपने परिवार के परिवार खराब करे। आज 2100 देने से नहीं होता। मैंने देखा कितने घरों में लोग जो शराब कैसे उनको फ्री में मिली और उन्होंने सुबह से शाम तक पी है। आपने वो घर बर्बाद करे हैं केजरीवाल जी, उसका तो जवाब भी नहीं दे रहा कोई ना, आपसे कोई वो जवाब मांग रहा कि कैसे आपने नस्लें खराब करने के लिए वो प्लान बना दिया था कि नशे में डुबो दो दिल्ली को। उसका जवाब कौन देगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपसे बात करना चाहेंगे खुसला जी। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल साहब 2011 के बाद अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद वो आए, तमाम आरोप शीला दीक्षित जी पर लगे, तमाम आरोप उनकी कैबिनेट पर लगे, तमाम आरोप उस टाइम की कैबिनेट मिनिस्टर्स, मनमोहन सिंह के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे समेत, मनमोहन सिंह समेत, उन्होंने हमने देखा कैसे एफआईआर कराई, उसके बाद वो सत्ता में कैसे आए। अब वो खुद पूरी की पूरी कैबिनेट, चाहे आप वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह देख लीजिए, चाहे आप खुद अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, चाहे आप उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देख लीजिए, चाहे आप सत्येंद्र जैन जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे उनको देख लीजिए, तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब वो सारी पार्टी बेल पे बाहर है। उस के बारे में अभी और करंट के अंदर खुद पूरी मोदी सरकार को भी वो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बड़ी इंग्लिश में कहावत है, कर्मा इज अ बिच, तो इट विल हिट यू बैक व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट। तो केजरीवाल जी ने खुद को ईमानदार बताने के चक्कर में शीला दीक्षित जी को कर दिया था कि ये बेईमान है, हम सब भी उसके बहकावे में आ गए थे। तो आज मैं देखता हूँ 10 साल हो गए इस चीज़ को, 12 साल शीला दीक्षित जी स्वर्गों में है। तो मैंने देखा कि शीला दीक्षित जी को कहीं कोई सजा हुई नहीं, ना किसी जेल पहुंचे। इवन जिस बेस पर 2G 3G वाली बातें चल रही थी, तो वो केस तक खारिज हो गया कोर्ट में, सब बाइज्जत बरी हो गए। तो कायदे से मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियंस का ना एक नेक्सस है। तो इस नेक्सस के कारण आप ये लगा लो कि भ्रष्टाचार वैलिड हो चुका है। छोटा आदमी छोटे पुलिस वाले, छोटे एमसीडी वालों को पैसा देकर खुश है, बड़े आदमी इन बड़े लोगों को पैसा देकर अपना काम चला रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार अब आप लगा लो, जो नहीं कर रहा ना वो कोई भगवान का अवतार होगा, नहीं तो हिंदुस्तान में जिसको मौका नहीं मिल रहा तो भ्रष्ट नहीं है। बस इतना ही है भ्रष्टाचार। और बाकी जो इनकी पार्टी है या जो भी है, पैसा इन्होंने बहुत कमाया है। ये पॉलिटिक्स में कोई आकर ये नहीं कह सकता मैंने पैसा नहीं कमाया और मैं दूध का दूल्हा हूँ। वो बहुत पुराने लोग थे, कोई नेहरू गांधी जी के उसमें थे टाइम में, कि जिन्होंने पैसा नहीं कमाया। नहीं तो आज की डेट में पॉलिटिक्स एक बिजनेस है। अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो आप अपने पर्सनल उस पर कर लीजिए, तो वो कोई इज्जत वाला काम होगा। नहीं तो अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में रहकर कोई बंदा बिल्कुल ईमानदार होगा। वो सब के सब कोई ना कोई तरीका ढूंढते, आधे ज़्यादा तो लाइजनिंग ऑफिसर बने पड़े। तो ये पॉलिटिशियंस के बारे में ना ही बुलवाओ तो अच्छा है। बेटर वही है कि लोगों ने अगर हेल्प करनी है एक दूसरे की हेल्प करें। गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है तो लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाए जिसमें वो तरक्की कर पाए। 1000, 1100, 2100 देकर कुछ नहीं होता। बाकी जो कर्म है, आपने शीला दीक्षित जी के लिए बोला था वो दिव्य आत्मा होंगी, उनको तो कुछ हुआ नहीं, आपका बोला वो आपको पकड़ बैठा। और अब सच में शराब में तो वाकई इन्होंने करा है, सिर्फ भगवान ही जानता है। और ये खुद इनके अपनी भी अंदर अंतरात्मा होगी, वो भी जानता होगा जो इन्होंने करा था शराब के मामले में बहुत गलत था। कैसे पैसा खाया कैसे नहीं खाया, मगर इन्होंने लोगों नस्लें खराब करने के लिए प्लान बना दिया था।
और कुछ स्कूल चमका कर, कौन सा नया स्कूल खोला? नए स्कूल बस चमका दिए गए। बच्चों को क्या पढ़ाया आपने? कोई ऐसी ट्रेनिंग दी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, की बच्चे हमारे आगे बढ़कर कुछ कर पा रहे हैं? फोन उनके हाथ में आ गए हैं, दुनिया भर का गंद भला वो देख रहे हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया आईटी हमारी मिनिस्ट्री ने, या क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास प्लान है कि कल को ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो गंद चल रहा है सारा, उसको रोकने के लिए क्या प्लान है दिल्ली गवर्नमेंट का? किसी के पास कोई, बस मैं 2100 बांट दूंगा, वो मैं 1100 बांट रहा हूँ, मैं फ्री में ये दे दूंगा, मैं फ्री में बोल। अरे भैया, जो चीज़ वाकई खराब हो रही है उसको तो ठीक कर लो। 2100 1100 से तो अपना टाइम पास कर रहे हो। पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, बिल्कुल सही कहा खोसला जी ने। शीला दीक्षित सरकार पर तमाम आरोप लगाने के बाद उनका एक भी मंत्री 10 साल के अंदर हमने देखा कोई भी चार्जशीट, छोड़िए आप, कोई भी मंत्री उसमें नहीं गया। और तमाम जितने भी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, हमने देखा चाहे सांसद हो चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, अभी बेल पर बाहर। अब 3 पार्टियां हमको दिख रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, अब तो होगा ही नहीं, खैर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होने जा रहा है। देवेंद्र यादव जी ने भी बोल दिया है और खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल साहब ने बोला। अब मैं आना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी। दशकों से दिल्ली में नहीं है, लेकिन लोकसभा की सातों सीटें इनको मिल जाती हैं। जैसे ही वो यहाँ आते हैं विधानसभा में, तो केजरीवाल साहब भारी पड़ते हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 बड़े राज्यों में चुनाव होता है, उसमें कि 2 बड़े राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र वो जीत जाते हैं और उनका मनोबल वहीं वापस आ जाता है जहां 2024 से पहले था। अब दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, उनका क्या? देखिए, बीजेपी के साथ ना एक बहुत बढ़िया चीज है जो आप लगाओ, एक तो पैसा बहुत है, बेतहाशा पैसा है। और बेतहाशा पैसा अगर तो सेंट्रल में देखो जो भी रहेगा वो फायदा होगा, चाहे यूपी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जितना पैसे का चलन पिछले 10-15 साल में राजनीति में बढ़ा है, तो गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता लड़ने की। मगर हाँ, बीजेपी के पास पैसा बहुत है, पैसे की मशीनरी ऐसी है कि 70 सीटें हैं, अगर वो 20 करोड़ भी एक सीट पे लगाए तो मेरे ख्याल से 140, 150, 200 करोड़ में इनका इलेक्शन निपट जाता है। इतना तो बाकी पार्टी के पास है ही नहीं। दूसरी चीज, बीजेपी के पास एक और है, धर्म। भैया अगलों ने पूरी दुकान सजा रखी है इस चीज की, तो उस मामले में वो बहुत आगे है, बहुत, मतलब इतना माइंड करप्ट कर दिया व्हाट्सएप से, लोगों की जो रैशनल सोच है वो खत्म कर दी है। लोगों के पास अब सोच नहीं है। वो जो शौच आ रहा है ना, टॉयलेट ही आता है वो आपके व्हाट्सएप पर, ये कर दिया और वो कर दिया, उसको अब जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप बीजेपी वाले से या किसी अंधभक्त से बात कर रहे हो, तो आप अपना दिमाग भी साइड में रख दो, क्योंकि वहां से क्या आना है आपको खुद नहीं पता। तो इतनी सोच के बाद, क्यों, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहीं खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा जी 1947 के बाद 2014 तक सिर्फ मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे हिंदुस्तान। तो मैं अब ज्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे इतना मालूम है 2004 से लेकर 14 तक अर्जुन सिंह जो थे, जो भोपाल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, वो HRD मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। तो अर्जुन सिंह जब नाम था तो मुसलमान तो है नहीं। तो मैंने उनको जब बोला, कह रहा भाई साहब आपको नहीं मालूम, मैंने ना हिस्ट्री करी MA में हिस्ट्री नहीं करी, उन्होंने WA में हिस्ट्री करी व्हाट्सएप में। तो वो व्हाट्सएप की हिस्ट्री है, उसको पढ़ाकर जो उन्होंने पागल कर दिए लोग। ये भी एक तरह का आप लगाओ कि उन्होंने हिंदू समाज के साथ, जो ये हिंदू समाज के साथ हिंदुओं को बाद में पता लगेगा कि उनके साथ कितना गलत हो गया। जितने देश धर्म के आधार पर चल रहे हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं एक आध, मगर सब बर्बाद है। सऊदी अरब एक्सेप्शन है, नहीं तो अगर आप देखोगे तो सब बर्बाद है। जब लोग मिलकर रहते हैं, वातावरण, माहौल अच्छा बनता है, तो तरक्की होती है। तरक्कियां लड़ाई झगड़ों में नहीं हो सकती। लड़ाई झगड़े में सिर्फ बंदा नीचे जाता है, क्योंकि हर कोई किसी की टांग खींचने में लग जाता है। बीजेपी के साथ वेल ऑयल्ड मशीनरी। दूसरी चीज भाई, इलेक्शन कमीशन आपको, अब वो कहते हैं मशीन में गड़बड़ है, अब है या नहीं है, मैं तो साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ, मैं अप्रूव नहीं कर सकता। मगर अगर वो कह रहे हैं तो उसका आपके पास क्या जवाब है? कुछ तो है कि सामने दिख रहा है वो बंदा जीत रहा है, माहौल उसका है, और वो हार गया। नहीं, आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे मैं आपसे, चलिए इस पे बात करते हैं। EVM के अंदर जब कांग्रेस का टाइम था, यूपी सरकार थी, तब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तब वो ये तो उन्होंने दी कि हमें बैलेट से लड़ना है। अब कांग्रेस ही उठा रही है कि बैलेट से लड़ना है। देखिए, मैं आपको कहता रहा हूँ, सारी गेम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। वो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर से काउंट करा ले। अब जो पोस्टल बैलेट होते हैं,
वो तो पोस्टल बैलेट, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है, उसमें आप वोट डाल कर आते हो। अगर क्लोज इलेक्शन है, आप 400-500 सीट, 400-500 की आपकी हार जीत है, तो कितनी बार होता है पोस्टल बैलेट ही इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट करा देता है। तो आप कहाँ पर कैसे लड़ोगे? मैं आपको कहता रहा हूँ, सारी चीज जो संस्थाएं हैं, तो वो संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है इनका, इनके लोग बैठे हुए हैं, इतना डरा देते हैं। आपके फोन में कुछ डाल दिया, पेगासस आपकी कोई रिकॉर्डिंग होगी, अफसर तो वैसे ही घबरा गया। फिर आप नेता हो तो लड़ भी लो, नेता ने तो 5 साल बाद लड़ना है, बदमाशों से कैसे लड़ोगे? फिर कैसे आप? मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के हाथ में बहुत कुछ है, जो दिल्ली के चुनाव अभी तक उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं करे, और शायद आजकल में कह रहे हैं डिक्लेयर भी हो जाए, मुझे पता नहीं। मगर इलेक्शन कमीशन में बीजेपी अगर, और फिर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब कुछ तो है, किस किस से भिड़ोगे? अब खुसरा जी, हम बात आगे करेंगे नारों की, ठीक है। हम देखते आए हैं कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और आज के नारों में हमने देखा, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है, भावी पीएम भी माने जा रहे हैं, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो भी नारे दे रहे हैं। अब नारों पे बताइए कि क्या है? नहीं, बटोगे तो कटोगे, क्या हम भेड़ बकरी हैं? हम क्या भेड़ बकरी हैं कि सामने कसाई और हमें काट जाएगा? ये मैंने बीजेपी के नेताओं से भी पूछा, उन्होंने कहा, उन्होंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया। नहीं लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, हम हिंदुस्तानी भेड़ बकरी हैं, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है चुनाव में, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रही। बटोगे तो कटोगे, हम हिंदुस्तानी हैं। मैं भी नहीं बात कर रहा, मैंने तो नहीं कहा कि किसके लिए कहा गया, मैं कह रहा हूँ हम इंडियंस हैं। वैसे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इतने सारे मिलकर। जब ये देश बना था तो अंग्रेजों ने कहा था देश 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। आज ये देश 75 साल अपनी आज़ादी के पूरे कर गया। उन्होंने कहा था पाकिस्तान चल जाएगा क्योंकि धर्मधारी देश है। आपका देश इसलिए नहीं चलेगा, इतनी सारी भाषाएं, हर 50 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, इतने सारे धर्म हैं, आप कैसे चल सकते हो? मगर हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे देश के, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में पूरा योगदान दिया, उन्होंने, आपने देखा कि कितना सेक्रीफाइस करके इस देश को एक रखा, और वो स्पिरिट हम लोगों में डाली गई कि यार सब एक है। मेरे को याद है, वो हम छोटे होते थे, आता था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो ऐसे वो एड्स आते थे कि लोगों को इकट्ठा रखा जाए। तो ठीक है, नारा तो बहुत अच्छा है, बटोगे तो कटोगे। भाई अगर हम हिंदुस्तान बटेगा तो हम कट जाएंगे, हमारे तो हिस्से हो जाएंगे। तो हमें सबको, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सबको एक रख कर चलना है। मगर बात क्या है, नियत, किस नियत से दिया जा रहा है और किसके लिए दिया जा रहा है? इशारों में तो सबको समझ आ जाता है, राह चलते आदमी को भी पता है किसके लिए बोल रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ भाई, हम भेड़ बकरी हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। क्या हम पे कोई अटैक करेगा तो हम वापस नहीं अटैक करेंगे? हिंदुस्तान ने जंग भी लड़ी है 4-4, हमेशा यही रखा कि पहला अटैक हम नहीं करेंगे, जो हम पर आक्रमण करेगा हम हराएंगे। पाकिस्तान को हराया 1971 में। तो ये नारे और ये सब जिसके लिए दिए गए हैं, ये इमोशनल फूल्स हैं हमारे इंडियंस, प्रैक्टिकल है नहीं। उनके दिमाग में इमोशन भर दो। जो देश किसी ऐसे आदमी को अपने अब भगवान बना ले, हम तो आदमी हैं सारे, सब में कमियां होती हैं कोई ना कोई, मगर अगर आप आदमी को भगवान बना सकते हो, ऐसे धर्म गुरु बन जाते हैं कई लोग। आपने देखा ही होगा बाबा राम रहीम वगैरह, पर्सनल नहीं हो रहा, मगर भाई मैंने देखा है ये लोग सजा पाने के बावजूद इनके फॉलोअर्स हैं। तो आप इस देश में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कहाँ है ब्रेन? कहाँ पर है इनका ब्रेन? बटोगे तो कटोगे। अरे भाई हम नहीं बट रहे, हम सारे इकट्ठे ही रहना चाहते हैं। आप हमें मत बांटो, आप मत ये बातें करो बटोगे कटोगे। आप बातें करोगे कि पढ़ोगे तो रोजगार मिलेगा, ट्रेनिंग लोगे, एजुकेशन अच्छी करोगे, फैक्ट्रियां खुलवाएंगे, फैक्ट्रियां खुलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम्हारे मकान बनेंगे, तुम्हारी तरक्कियां होंगी। ये बातें करो ना। ये क्या बात है बटोगे तो कटोगे? भाई कोई नहीं बट रहा, सब इकट्ठे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब इकट्ठे। हम कल क्रिसमस था, मैं क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं तो मैरी क्रिसमस भी करा लोगों। मैं खुद हिंदू हूँ तो मैं तो जय श्री राम भी बोलता हूँ। मुस्लिम से मेरा बिजनेस है, सलाम वालेकुम भी बोलता हूँ। सरदारनी से मेरी शादी हुई है, तो मैं तो बट ही नहीं रहा, मैं तो सबके साथ हूँ। और ना मैं किसी, मेरी नियत ही ऐसी नहीं मैं किसी को बांटूं। मेरे लिए तो सब भाई हैं, और मैं बिल्कुल योगी जी के साथ हूँ।
बटोगे तो कटोगे, वरना हम बट रहे ना हम कट रहे, और ना हम भेड़ बकरियां जो हमें काट जाएगा। हिंदुस्तान के लोग हैं, शेरों की तरह रहते हैं, शेरों की तरह रहेंगे, कोई ना अगर हमें काट सकता। इतनी हिम्मत हमने किसी को नहीं दी। हमें मारने के लिए अपने ही बहुत है। महाभारत इसी देश में लिखी गई, कहीं और नहीं। तो हमें अपने ही मारते हैं, बाहर वालों का बस का नहीं है। तो ऐसे नेता ही मिल जाते हैं जो मारने को तैयार हो जाते हैं हिंदुस्तान में। अच्छा, दिल्ली के अंदर हमने आम आदमी पार्टी की बात करी, भारतीय जनता पार्टी की बात करी। दिल्ली के अंदर 15 साल तक कांग्रेस सरकार रही, केंद्र के अंदर भी हमने देखा 10 साल रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। पिछले 10 साल से ना लोकसभा में कोई सीट हासिल कर पाए, ना विधानसभा में वो सीट हासिल कर पाए, हमने देखा है। पिछले 5 साल में तो हमने देखा कि कोई भी एक सीट नहीं मिली उनको यहाँ से। और यही कॉर्पोरेशन जो चुनाव होते हैं उसमें भी यही हाल है। आप कांग्रेस की स्थिति कहाँ देखते हैं? देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ रहे, नेता साथ रहे, घूमे। कुछ आपको लगता है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है? देखिए, बहुत सारे ख्वाब सपने नहीं देखने चाहिए, और जमीनी हकीकत यह है कि पिछले बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज 3 था, ठीक है, और लोकसभा में वही वोट परसेंटेज 18 हो जाता है। हमें ये देखना है कि क्यों ऐसा होता है कि जो वोट हमें लोकसभा में पड़ता है, शायद वो इनको सेंट्रल लीडरशिप के कारण पड़ जाता है, या लोगों को लगता है कि ये सरकार बना सकते होंगे सेंटर में। तो जो लोग इनको लोकसभा में 18% वोट देते हैं, वही अगर इनको वोट देते हैं तो 5-10 सीट तो मुझे लगती है कि आ जानी चाहिए, अगर वही लोग इनको वोट दें। अब वो क्यों नहीं देते, ये इनकी समीक्षा का अपना वो होगा कि भाई इस समीक्षा तो इस चीज़ की करनी चाहिए कि आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ आज भी लगती है, ये जो कांग्रेस के बाद नेता है ना, वो वाकई गवर्नेंस करना जानते हैं। उनको मालूम है कि पब्लिक को क्या चाहिए। जो बाकी भीड़ है, आम आदमी पार्टी हो या वो पब्लिक को जो फ्री का देना है ना, उसको ज्यादा पकड़ बैठे। बीजेपी के साथ दिक्कत है, बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं है। कांग्रेस के पास अजय माकन के कद के नेता हैं जिन्होंने मिनिस्टर रहे हैं, जो संभालना जानते हैं। बीजेपी के पास दिल्ली में नेता नहीं है। मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद इनके पास वो कैलिबर का नेता आया नहीं आज तक। तो इसीलिए कभी दिल्ली में बीजेपी खड़ी नहीं हो पाई। अब इस बार ऐसा है कि आपस में इलेक्शन कमीशन इनकी सरकार बनवा दे, वो अलग चीज है, पर आपस में इतना लड़ते मरते रहते हैं कि इनकी सरकार दिल्ली में बनती नहीं है। अच्छा, और देवेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेहनत बहुत कर रही है। मैं भी भगवान से चाहूंगा कि कांग्रेस दोबारा दिल्ली में अच्छी कुछ पोजीशन हासिल कर पाए, क्योंकि देखो एक मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, देश तरक्की करने के लिए। मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जितनी सरकार जरूरी है, ये बहुत जरूरी। अब केंद्रीय जांच एजेंसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पीएमएलए एक्ट सेक्शन 45 में हर किसी से पूछना उसके बारे में। यूपी सरकार के टाइम में सीबीआई को पिंजरे में बंद होता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी कांग्रेस ने बनाई इसलिए थी कि वो ऑपोजिशन का उस पर गिरफ्त लगा सके। अब ये उल्टा उन पे साबित हो रहा है। ईडी सेक्शन 45 के अंदर अभी हरियाणा में चुनाव हुए, मैं सुरेश बनवार जी के यहाँ हम गए, यहाँ पर एमएलए ऑफिस में, उनको ईडी उठा के ले जाती है और 2 महीने बाद उनको बेल नहीं मिलती, उनको बरी कर देती है हाई कोर्ट। ये हमने देखा एक सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। झारखंड के जो हमारे सीएम थे, उनको ईडी उठा ले जाती है। 6 महीने तक किसी सूबे के मुख्यमंत्री को आप जेल में रखते हो, और उसी ताकि सरकार ही पलट जाए, चुनी हुई सरकार को, और हाई कोर्ट ये कह के उनको बड़ी कर देती है कि कोई है ही नहीं, वो जो जमीन का आप कह रहे हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो ना बिक सकती है ना वो रेंट पे चढ़ सकती है। वो ईडी जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आप इस पे बहस करोगे तो हमें आपके पीएमएलए एक्ट के बारे में देखना। इस पे कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, कर्मा इज अ बिच। कांग्रेस ने दूसरों के लिए अपनाई होगी तो अपने लिए आ गई, अपने ही साथियों पर उसका काबिज उसका वो कर दिया गया है, मिसयूज। बात पता है क्या है, जो असली गुनहगार है उसको पकड़ने का ना जांच एजेंसियों को शौक है, ना सरकारें उनको प्रेरित करती पकड़ने की। ये तो जी मैंने आपको कहा नहीं, बीजेपी के हाथ में सारे हथकंडे हैं, साम दाम दंड भेद, ये तो 4 आपने सुने होंगे। 5वां ईडी सीबीआई मेरे ख्याल से चाणक्य जी के टाइम पे थी नहीं तो कह नहीं गई, नहीं तो ईडी सीबीआई भी डाल दो। तो इस मीडिया आपके हाथ में, आपके कॉर्पोरेट लोगों ने खरीद रखा। कहते रहो पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स का बड़ी सांठगांठ है।
तो ये जब तक सांठगांठ टूटेगी नहीं, इस देश में तरक्की होगी नहीं। 2100-1100 देकर इनको भिखारियों को खुश करते रहेंगे, मगर जब तक ये सांठगांठ टूटेगी नहीं, कोई तरक्की का आप रास्ता देख नहीं सकते। बात क्या है कि चाहे वो PMLA इनका जो एक्ट है 40, जिसमें ये सेक्शन 45 जिसमें ये अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, ये गलत है, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से गलत है। और सबसे बड़ी बात है इनका मीडिया, जो सिर्फ एक ED की चार्जशीट को या सिर्फ एक इसको इल्जामों को बुनियाद बनाकर आदमी को बिल्कुल ही अपराधी घोषित कर देते हैं। और उसके बाद होता गया, जब वो 3-4 महीने बाद जब वो रिहा होता है, आदमी बाइज्जत बरी होता है, तो यही लोग हैं जो न्यूज़ तक नहीं दिखाते कि वो बरी हो गया। आप मुझे बताओ, 2G का आज तक रोते हो, कॉमनवेल्थ का रोते हो कि कॉमनवेल्थ का घोटाला हो। सुरेश कलमाड़ी बाइज्जत बरी हुए हैं, तब वो ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के। सुरेश कलमाड़ी के आपने धज्जियां उड़ा दी, घोटाला कर दिया, शीला दीक्षित की उड़ा दी, क्या हुआ उनका, कौन सी सजा मिली है किसी को? अरे इल्जाम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अरे भैया, कोई भी कोर्ट में गिल्टी प्रूव नहीं हो रहा, मतलब ये हमारी जांच एजेंसियों की नाकामी है। यहाँ वो केस इतना टाइट नहीं बना पा रहे हैं कि किसी पर 2G में इनका एक ही विटनेस था, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने कोर्ट में जाकर, मैं सब भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। इस देश में अगर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए ना PMLA की, अनिल अंबानी पर होनी चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए देना बैंकों का, 50,000 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशन पे ड्यू था, और 500 करोड़ में मुकेश अंबानी को कंपनी बिकी है। जो 49,500 करोड़ रुपए बैंकों ने हेयर कट लिया है, किसी पब्लिक ने जवाब मांगा कि भाई ये पैसा किसका था, ये कौन से दान पेटी में से चला गया, क्यों नहीं उस बंदे को पकड़ के अरेस्ट करा जा रहा? मगर वही आप बोलोगे तो आपको भी खींच देंगे। अब इसके लिए भी निर्भीक होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। आपके कोई बोले उसके खिलाफ 2 मिनट में कोई कार्रवाई कर दो, 4-6 महीने उसका पूरा परिवार धमका दो, वैसे मर गया, उठेगा ही नहीं। तो ये एजेंसियां नहीं है, ये हायर्ड ब्यूरोज है, इन्हें हायर कर रखे नेताओं ने, जा भाई इसके चला जा, जा भाई उसके चला जा। अभी BJP सरकार में है, अफसर इनके हैं, जिस दिन कांग्रेस की आएगी अफसर उनके हो जाएंगे। तो ये बिजनेस है, मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या है, अच्छा अगर प्यादा सामने वाले के पास है उसको खींच लो, अब वो ये साम दाम दंड भेद ED CBI जो चाहिए ले जाओ, और पैसे की कमी है नहीं तो ले आओ उठाकर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अजीत खोसला जी एस्ट्रोलॉजी का भी काम करते हैं, वो देखते हैं। अब इनसे हम प्रेडिक्शन का पूछते हैं। अब प्रेडिक्शन पे आते हैं। दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, चुनाव की घोषणा होने वाली है। अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर देता है अभी, जो कि कह रहे हैं 2-4 दिन में हो जाएगी, ऐसा लग रहा है हमें, और तो आप प्रेडिक्शन बताइए। अगर वो डेट चेंज ना कर दे, वैसे तो पिछले 2 बार इसे देखा कि BJP प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा और वो डेट चेंज हो जाती। तो अब आप प्रेडिक्शन बताइए। क्योंकि पूछा है तो मैं वो प्रश्न कुंडली खोल लेता हूँ। तो इस टाइम सरकार है हमारी झाड़ू आम आदमी पार्टी, ठीक है जी, आम आदमी पार्टी की। अब अगर ये प्रश्न कुंडली में हमारे, तो आम आदमी पार्टी के लिए इस बार रिटेन करना सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल क्या आप लगा लो कि असंभव सा है। और अगर रिजल्ट 7 फरवरी से पहले आते हैं तो बहुत कुछ है इनके हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए इस टाइम बहुत मुश्किल है। 3 पार्टियां हैं खोसला जी, अब आप बताइए कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी दिखती है। 70 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार हमने देखा कुछ 62 या 63 सीटें शायद इनकी थी और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस 0 पर थी। अब आप थोड़ा आकलन बताइए। आकलन ये है कि अगर कांग्रेस 10 पे पहुंच जाती है, ज्यादा तो बहुत ज्यादा हाइप वो भी नहीं करना, हाइप अगर 10 कांग्रेस पहुंच जाती है तो केजरीवाल की सरकार नहीं आ रही किसी भी हालत में, इवन गठबंधन से भी नहीं आ रही। मगर हाँ, अगर कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ता तो एडवांटेज झाड़ू को है। मगर मेरी कुंडली कहती है कि झाड़ू रिपीट नहीं कर रही। अगर रिपीट नहीं हो रही, BJP आएगी, वो दूसरे तंत्रों से आए, कैसे भी कर आए, कैसे भी उनका वो है, वो राजा इस मामले में। तो राजा कभी क्या करता है वो तो हमें भी नहीं पता। पर हाँ, आम आदमी पार्टी का रिपीट होना बहुत असंभव सा काम लग रहा है। कांग्रेस अगर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाती है तो इसमें साफ साफ खोसला जी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, कि
भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं चुनाव में कि अब 2-4 दिन में ऐलान हो जाएगा, क्या होता है अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ये थे अजीत खोसला जी, बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और इनसे बात करके हमें भी अच्छा लगा। कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, एनजे एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार दोस्तों। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।